हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों चर्चा करेंगे बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका भूगोल यानी कि भौगोलिक विचारधाराएं प्रश्न पत्र है। ये प्रथम प्रश्न पत्र आज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है कि पेपर की दृष्टि से ये आपका कुछ नए मॉडल पेपर के तरफ से मैं आपको अलग अलग प्रश्नों और आपके जितने भी बीते हुए प्रश्न पत्र थे उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न पत्र बनाया गया है दोस्तों। और आपके जो पेपर की दृष्टि से वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो ये आपका मॉडल पेपर है वो पेपर में आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और सबसे अहम भूमिका ये रहेगा कि आपके जो पेपर का मूवमेंट है वो आपको अच्छे से तरीके से क्लियर करेगा। तो दोस्तों अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के मॉडल पेपर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा। यहाँ पर दिया जाएगा बीए तृतीय वर्ष और आपका भूगोल रहेगा। इसके बाद में फिर आपका आएगा प्रथम प्रश्न पत्र भौगोलिक विचारधाराएँ ज्योग्राफिकल, आपका खंड आ में सभी प्रश्न करने होंगे। उसके बाद में फिर आपका आ जाएगा 50 शब्दों में पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि स्थानिक संगठन से क्या अभिप्राय है बताइए। अब स्थानिक संगठन के बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा कि स्थानिक संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं। स्थानिक संगठन का मतलब होता है दोस्तों कि जितने भी एरिया के रहने वाले होते हैं वो एक दूसरे के एक काम में एकत्रित हो जाए या किसी भी चीज़ के लिए वो संगठन में संगठित रूप से काम करें तो उसी को हम संगठन कहते हैं। अगर ये बात हम अगर ज्योग्राफिकल थॉट के अनुसार बात करेंगे तो इसमें लिखना होगा आपको कि मानव के आवासीय क्षेत्र यानी कि जो जहाँ पे आदमी रहते हैं और इसके चतुर्दिक व्याप्त पर्यावरण यानी कि चतुर्दिक व्याप्त का मतलब होता है कि जो मानव के आवासीय क्षेत्र होते हैं उसके चतुर्दिक व्याप्त यानी कि चारों दिशाओं से युक्त पर्यावरण तथा इनमें पर्याप्त वस्तुओं, सेवाओं, विचारों, यात्रियों, मुद्रा आदि के आत्मनिर्भरता से उत्पन्न स्थानिक विन्यास को ही हम स्थानिक संगठन कहते हैं। तो ये होता है दोस्तों आपका स्थानिक संगठन। तो स्थानिक संगठन आप लोग को समझ में आएगा कि स्थानिक संगठन किसे कहते हैं, तो इसी को स्थानिक संगठन। उसके बाद में सेकंड प्रश्न आपका आता है रेटजल के किन्हीं दो ग्रंथों के नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब सबसे बड़ी बात होता है जो इसमें दिया गया कि रेटजल कौन थे, रेटजल कहाँ से हैं। तो सबसे पहले रेटजल जो है वो 19वीं शताब्दी के जर्मन भूगोलवेत्ता हैं और इनके द्वारा लिखित प्रमुख दो ग्रंथ हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रमुख ग्रंथ जो है वो पहला फर्स्ट नंबर है कि एंथ्रोपो ज्योग्राफी, पहला फर्स्ट नंबर में आता है एंथ्रोपो ज्योग्राफी। और सेकंड नंबर में आपका इसमें इन्होंने बताया इनकी जो सेकंड पुस्तक है वो है राजनीतिक भूगोल। सेकंड प्रश्न क्या है इनका? राजनीतिक भूगोल। तो ये आता है रेटजल के दो ग्रंथों के नाम। तो ये प्रमुख इनके जो भूगोल के ग्रंथ हैं वो कुछ इस तरीके से थे। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर कि क्रमबद्ध भूगोल क्या है। अब क्रमबद्ध भूगोल का मतलब दोस्तों होता है क्रमबद्ध के तरीके यानी कि एक निश्चित रूप से। इसमें लिखना होगा कि इस उपागम में भूगोल के विभिन्न उपकरणों का, जैसे आपका आता है भू आकृतिकी, जलवायु, मिट्टियाँ, वनस्पति, जंतु जगत, खनिज पदार्थों, जनसंख्या, आर्थिक व्यवसायों, कृषि उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि के अध्ययन समस्त पृथ्वी भर के लिए होता है। तो इस प्रत्येक उपकरण को तथा तत्व सम्मिश्रण विश्लेषण का होता है और संसार के सभी क्षेत्रों या प्रदेशों को हम सीमांकन करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्रमबद्ध भूगोल। तो ये था आपका क्रमबद्ध भूगोल। उसके बाद में फिर आपका आता है प्रादेशिक भूगोल से क्या तात्पर्य है। सेकंड यानी कि फोर्थ नंबर प्रश्न है कि प्रादेशिक भूगोल से क्या तात्पर्य है। इसमें लिखना है कि इसमें समस्त पृथ्वी का अध्ययन एक साथ करने के बजाय यानी कि जो पृथ्वी का जो अध्ययन है वो एक साथ करने के बजाय पृथ्वी तल को मिलती जुलती समान भौगोलिक और दशाओं वाले समांगी प्रदेशों में बांट दिया जाता है, जिसमें से क्षेत्र के अंदर यानी भौगोलिक दशाएं प्रायः मिलती जुलती सी होती हों तथा प्रत्येक प्रदेश में किसी प्रकार के आंतरिक संबद्धता होती हो। तो इसी को हम कहते हैं प्रादेशिक भूगोल। यानी कि प्रत्येक प्रदेश में भूगोल के विभिन्न तत्वों का उस समस्त क्षेत्र के रूप में है या अध्ययन किया जाता है। तो प्रादेशिक सीमांकन कई आधार पर किया जाता है। फिर आता है संभववाद। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर संभववाद। अब संभववाद किसे कहते हैं? संभववाद होता है दोस्तों
संभववाद के संस्थापक वाइडल डी ब्लास जी थे। जो संभववाद के संस्थापक है वो कौन है? वाइडल डी ब्लास जी थे। संभववाद के अनुसार कहा गया है कि प्रकृति मनुष्य के सामने कई संभावनाएं रखती हैं, जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार चयन करता है और उसका उपयोग करता है। संभववाद को विकसित करने में जीन ब्रून्स और डिमांजिया ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसका प्रभाव बल्कि मनुष्य का कार्य है, आरंभ बिंदु है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है चयन की स्वतंत्रता। तो ये आता है संभववाद। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि आर्यभट्ट का योगदान। आर्यभट्ट का क्या योगदान है इसमें हम पढ़ेंगे। आर्यभट्ट जी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आर्यभट्ट। अब इसमें लिखेंगे आप लोग, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया। अब आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण पृथ्वी व चंद्रमा की छाया के द्वारा होता है। जो सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है वो पृथ्वी व चंद्रमा की छाया के द्वारा ही होता है। इसने पाई का मान बताया। पाई का मान आप लोग जानते हो कि पाई का मतलब क्या होता है। पाई का मान किसे कहते हैं? पृथ्वी की परिधि की माप का अनुमान लगाए। सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इनका प्रमुख रचना आर्यभट्टियम है और भारत में सर्वप्रथम प्रक्षेपित उपग्रह का नामकरण भी आर्यभट्ट के नाम पर किया गया है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण ही दिन और रात होता है। तो ये आर्यभट्ट जी का योगदान है भूगोल में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि पुनर्जागरण काल को स्पष्ट कीजिए। अब पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें लिखेंगे आप लोग पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं। इसमें लिखेंगे कि यूरोप में पूर्व मध्य युग का उत्तरार्ध काल, जिसे हम कहते हैं 12वीं से 15वीं सदी, जिसे हम उत्तरार्ध काल कहते हैं, भौगोलिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल को भूगोल का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है और इस काल को भूगोल के इतिहास में पुनर्जागृत काल भी कहा जाता है। तो इसी को हम कहते हैं पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं? जो उत्तरार्ध काल होता है, यानी कि भौगोलिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। 12वीं शताब्दी से और 15वीं सदी को हम उत्तरार्ध काल जिसे बोलते हैं, यानी कि पूर्व का जो होता है यूरोप के जो पूर्व मध्य युग होता है, जिसे हम उत्तरार्ध काल बोलते हैं। तो इसी को हम जो विकास काल माना गया है उसी को हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल कहते हैं। फिर आता है 7 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न दिया गया है इसमें आपका कि अंधकार युग से क्या तात्पर्य है। अंधकार युग किसे कहते हैं? इसमें लिखेंगे आप लोग अंधकार युग में कि ईसा की 3री शताब्दी। ईसा का मतलब आप समझते ही हैं, आपको थोड़ा बहुत इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं। ईसा और ईसवी जो होता है ये आप लोग को हम हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास के पेपर में हमने सारा चीज़ में क्लियर किया था। अब इसमें आता है ईसा। ईसा की 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का समय ईसाई जो धर्मावलंबी देशों में होता है उन्हें हम अंधेरा युग कहलाता है। जो धर्मावलंबी युग होता है ईसाई का, वो धर्मावलंबी जो होते हैं देशों में, उन्हें को हम अंधेरा युग कहते हैं। इसका कारण यह है कि इस काल में भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई, वरन बहुत सी धारणाओं का संकल्पनाओं पर अज्ञान का पर्दा छा गया। तभी से इसे हम अंधकार युग कहते हैं। यानी पृथ्वी की आकृति गोल के बजाय तस्तरीनुमा बताया गया था तथा मध्य में धार्मिक तीर्थस्थल की यरूशलेम को रखा गया था और पृथ्वी के मानचित्र में स्वर्ग भी बनाया गया था और दूर के देशों में दैत्यों और दानवों के निवास की कल्पना भी की गई थी। तो इसी को हम अंधकार युग कहते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें दोस्तों कि रिटर की पुस्तकों के नाम लिखिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब रिटर जी के जो प्रमुख पुस्तक हैं वो कौन कौन से हैं, उनके यहाँ पे आपको नाम लिखना है और उनके सन के अनुसार लिखना होगा। इसमें दिया गया कि रिटर ने अपने जीवन काल में कई ग्रंथों को लिखा है और मानचित्र और बहुत से शोध पत्र प्रकाशित भी किए थे। अब जिसमें फर्स्ट नंबर आता है इनका 1804 ईस्वी में, इन्होंने लिखा था यूरोप का भौगोलिक और ऐतिहासिक एवं सांख्यिकीय चित्रण। सेकंड नंबर आता है 1806 ईस्वी में, यूरोप के 6 मानचित्र। इनकी पुस्तक है यूरोप के 6 मानचित्र। थर्ड नंबर में आता है इनके दोस्तों 1807 ईस्वी में प्रकाशित हुई यूरोप के भूगोल का दूसरा खंड।
4 नंबर में आता है 1811 ईस्वी में कि विधि तंत्र पर कई शोध पत्रों का प्रकाशन। उसके बाद फिर 1817 ईस्वी में भौगोलिक ग्रंथ और अर्धकुंडे का प्रथम खंड, यानी कि जो अर्धकुंडे था उसका प्रथम खंड था। फिर 1818 ईस्वी में अर्धकुंडे का द्वितीय खंड और 1833 ईस्वी में अर्धकुंडे का बृहदाकार ग्रंथमाला। और फिर आता है 7 नंबर 1859 में तक अर्धकुंडे के 19 ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। तो इस तरीके से रिटर जी के जो प्रमुख ग्रंथ थे वो इस तरीके से थे। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वैतवाद। द्वैतवाद किसे कहते हैं? द्वैतवाद को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं बार बार आपके लिए कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात बीच में आता रहता हूं और इसमें आपको कोई संदेह नहीं है कि आप लोग के लिए कुछ इसमें नया है। सारे पुराने हैं, बस इतना है कि आपका जो लेखन और टॉपिक होता है वो नया हो जाता है। तो बस इतने ही हमें यहाँ पे लिखना होगा। अब आता है द्वैतवाद से क्या अभिप्राय है या द्वैतवाद को स्पष्ट कीजिए। जैसे भी प्रश्न पूछा जाता है आपको प्रश्न एक होता है और आंसर एक होता है। प्रश्न आपको कई तरीके से बनाया जा सकता है। अब आपका आता है कि द्वैतवाद से अभिप्राय किसी विज्ञान या विषय को दो प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हुए उसकी प्रधान शाखाओं अथवा उपागम को ही संपूर्ण विषय मानकर विषय को दो भागों या दो अर्धकों में बांटना है। और वास्तव में इस आधार पर भूगोल को हम दो अर्धकों में विभाजन या बंटवारा विद्वानों के मस्तिष्क का अंतर्द्वंद्व ही कहा जाना है। तो इसी को हम द्वैतवाद कहते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है खंडवा। अब खंडवा में इसमें केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 400 शब्दों में देना है। अब आपका आता है 200 शब्दों में इसमें देना है, सॉरी गलती से। इसमें केवल आपको यहाँ पे लिखा भी गया है। सेकंड प्रश्न दिया गया है कि भूगोल में हेटनर के योगदानों का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और खंड आ मैंने आपको एक एक प्रश्न करके बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, यही हमारी कामना रहेगी। आप लोग के बीच में जितने भी प्रश्न मैं लेके आता हूँ वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे। इसी बीच आपका दूसरा प्रश्न है जो आपको यहाँ पे हेटनर के योगदानों के बारे में लिखना है। इसमें लिखेंगे हेटनर ने भूगोल के सभी पक्षों में प्राकृतिक, मानव, आर्थिक, राजनीतिक, प्रादेशिक, भौगोलिक आदि पर प्रचुर योगदान दिए हैं इन्होंने। हेटनर जी ने भूगोल को सुदृढ़ सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक आधार पर प्रदान करने में समकालीन किसी भी भूगोलवेत्ता के अपेक्षा अधिक कार्य किए हैं। हेटनर का सर्वप्रमुख योगदान भूगोल के स्वरूप स्पष्ट करना था। अपने संपादन यानी कि भूगोल पत्रिका 1895 में प्रकाशित प्रथम लेख के लेकर 1927 ईस्वी में पुस्तक के रूप में प्रकाशित, यानी कि भूगोल उसका इतिहास, स्वरूप एवं विधियाँ तथा हेटनर निरंतर संपूर्ण विज्ञान के संदर्भ में भूगोल को विशिष्ट योगदान तथा अध्ययन दृष्टिकोण एवं विषय क्षेत्र को स्पष्ट किया। उसके बाद फिर आपका आता है इसमें कि इसी के अंतर्गत हेटनर ने अपनी भूगोल के विषय क्षेत्र में संबंधी यानी कि तीसरे भाग में भूगोल में शोध विधि पर प्रकाश डाला गया है, जिसके क्रमशः निम्न चरण बताए गए हैं। कौन कौन से चरण हैं? फर्स्ट नंबर आता है इसमें कि अन्वेषण अर्थात अध्ययन क्षेत्र का सामान्य परिचय। सेकंड नंबर दिया गया है इसमें कि अवस्थिति निर्धारण तथा मानचित्र निर्माण। थर्ड नंबर भौगोलिक दृष्टि से तथ्यों का अवलोकन। 5 नंबर दिया गया है 4 नंबर की उपलब्ध मानचित्रों, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अध्ययन। 5 नंबर प्रादेशिक अंतर संबंधों का विवेचन। फिर आता है हेडिंग डालेंगे आप लोग भूगोल की संकल्पनाएं। अब इनमें भूगोल की संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं? हेटनर जी का भूगोल को विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट रूप का निरूपण करने वाला विज्ञान मानते हैं। उनकी यह संकल्पना निम्न मान्यताओं पर आधारित है। कौन कौन से मान्यताएं हैं? फर्स्ट नंबर है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण की प्रधानता। सेकेंड नंबर था जगत की वास्तविकता की ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य है। थर्ड नंबर किसी विषय की विशिष्टता ठोस अध्ययन वस्तु के आधार पर बनाती हैं। भूगोल की प्रकृति एवं विषय वस्तु के संबंध में हेटनर के विचार का संक्षेप निम्न प्रकार बताया गया है। फर्स्ट नंबर बताया गया है कि भूगोल एक विशेष विश्लेषण वाला विज्ञान है। इसकी विषय वस्तु विभिन्न स्तर के प्रदेशों एवं क्षेत्रों के विशिष्ट स्वरूप का निरूपण है। फिर सेकंड नंबर आता है कि प्रादेशिक समाकलन अर्थात भौतिक
तत्वों के परिपूर्ण किसी क्षेत्र के विशिष्टता मात्र एक दृष्टिकोण अथवा अध्ययन विधि नहीं वरन ठोस अध्ययन विषय है। उसका फिर थर्ड नंबर आता है कि रिटर ने भूगोल का अध्ययन विषय भूविज्ञान तथा अरिस्टोफन ने भूतल विज्ञान बताया था। फोर्थ नंबर कि प्रादेशिक समाकल भूदृश्य का भी अध्ययन नहीं है और भूदृश्य के अंतर्गत सिर्फ बाह्य दृष्टि तत्व ही आ सकते हैं। 5 नंबर प्रादेशिक समाकलन में भौतिक तत्वों में परिपूर्ण क्षेत्र के स्वरूप पर केंद्रित होता है। 6 नंबर दिया गया था कि भूगोल में प्रादेशिक समाकलन के उद्देश्य से ही तत्वों को शामिल किया जाता है। 7 नंबर किसी भौतिक तत्व के भूतल पर वितरण का अध्ययन भूगोल का अभिन्न अंग है और किसी तत्व के वितरण प्रतिरूप के अध्ययन संबंधित क्रमबद्ध विज्ञान का विषय है। तो ये था भूगोल जी के हेडनर के योगदान। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर कि भूगोल वितरणों का विज्ञान है, व्याख्या कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि प्रत्येक स्थान की पृथ्वी पर एक विशेष अवस्थिति होती है। यदि हम उस स्थान को कोई एक तत्व अथवा गुण छाट कर उसकी तुलना दूसरे स्थान के वैसे ही तत्वों या गुणों के अवस्थित से करें तो यह वितरण का उल्लेख करना कहलाएगा। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो हम कानपुर नगर के विचार पर। कानपुर अपने व्यक्तित्व का केवल एक ही नगर है, परंतु यदि हम कानपुर के एक गुण का विचार करें कि वह गंगा नदी तट के किनारे नगर का है और इसी गुण वाले अन्य नगरों की अवस्थिति पर विचार करें तो यह देखते हैं कि कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, हावड़ा आदि गंगा नदी तट के नगर हैं। यही स्थानों के गुणों का विषय में लागू होती है। उसके बाद फिर आता है कि गेहूं उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र आपका सोवियत संघ का उक्राइन प्रदेश, संयुक्त राज्य कनाडा का प्रेरी प्रदेश, अर्जेंटीना का आपको पंपास, ऑस्ट्रेलिया का मरे डार्लिंग बेसिन, भारत के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, चीन का बड़ा मैदान इत्यादि। तो ये सारे आपके गेहूं प्रदेश के आते हैं। फिर आता है भौगोलिक अध्ययनों के वितरण के विश्लेषण का बड़ी भारी महत्व है। कुछ भूगोलवेत्ता इसी भूगोल का प्रमाण चिन्ह मानते हैं। वास्तव में भूगोल का मुख्य उद्देश्य भूतल पर स्थानों के गुणों या स्वरूपों को समझना ही नहीं और वितरणों का अध्ययन उसी उद्देश्य की पूर्ति एक उन्हें साधन माना है। अब स्थानिक वितरण के 3 पक्ष बताए गए हैं। कौन कौन सा स्थानिक है? फर्स्ट नंबर में आता है कि वितरण का घनत्व, सेकंड नंबर विक्षेपण तथा तीसरा नंबर दिया गया है प्रतिरूप। यानी कि घनत्व का अर्थ है अध्ययन क्षेत्र में किसी तथ्य पर परिकल्पना की बारंबारता जो उस क्षेत्र के विस्तार से अपेक्षित हो। यानी कि विक्षेपण यह प्रकट हो करता है कि किसी तथ्य या किसी लक्षण के फैलाव के अध्ययन क्षेत्र का विस्तार कितना है, अर्थात कोई तथ्य कितनी दूरी में फैला हुआ है। प्रतिरूप का अर्थ है किसी तथ्य के वितरण का ज्यामितीय विन्यास। तो ये आता है दोस्तों सेकंड नंबर प्रश्न। थर्ड नंबर प्रश्न था कि भूगोल के वितरणों का अध्ययन। उसके बाद फिर आपका आता है फोर्थ नंबर प्रश्न कि अरिस्टोफन के भौगोलिक योगदानों पर टिप्पणी लिखने। अरिस्टोफन के जो भौगोलिक अध्ययन है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब आप लिखेंगे अरिस्टोफन जी के बारे में कि अरिस्टोफन एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इनकी रुचि भौमिकी क्षेत्र में थी, अतएव अरिस्टोफन के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य भौतिक भूगोल के क्षेत्र में था। चीन के प्राकृतिक स्वरूप की विवेचन तथा वहाँ खनिजों का पता लगा इनकी उपलब्धियों में गिना जाता है। चीन पर 5 खंडों में प्रकाशित पुस्तक में ही उत्तरी भाग कभी समुद्र के भीतर था। चीन पर चीन पर 5 खंडों से प्रकाशित पुस्तक में ही अरिस्टोफन के मध्य एशिया के पर्वतों की संरचना का भी विवेचन किया है। पुस्तक के दूसरे खंड में उत्तरी चीन की संरचना और भूप आकृति का विशद विवेचन किया है और तीसरे खंड में उसी प्रकार दक्षिणी चीन का अध्ययन। और अपनी दूसरी पुस्तक में शोध यात्रियों की मार्ग निर्देशिका के प्रथम भाग में अरिस्टोफन ने किसी भी क्षेत्र के तथ्यों का अवलोकन की विधि बताई है। इसमें क्रमानुसार मार्ग का चुनाव, उपलब्ध मानचित्र एवं उस क्षेत्र के संबंधित लेखों का अध्ययन और उस क्षेत्रों में सर्वेक्षण, मापन, मानचित्रण एवं जलवायु संबंधी तथ्यों के संग्रह का चर्चा किया है।
उसके बाद फिर इस पुस्तक के दूसरे भाग में भूस्वरूप का निर्माण करने वाले जैसे कारकों में बहता हुआ जल, झरने, भूमिगत जल, अन्य जलराशियाँ, समुद्र तट तथा द्वीपों की भूमिका एवं महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। और तीसरे भाग में जैसे चट्टान आ गया, पर्वत, मिट्टी की संरचना, विवेचन का महत्व बताया गया है। और इसी प्रकार खनिजों का पहचान, ज्वालामुखी एवं भू आकृतियों जैसे वर्गीकरण अरिस्टोफेन ने विशेष महत्वपूर्ण इन्होंने अपनी अपनी पुस्तक में बताया है। फिर आता है भौगोलिक संकल्पनाएं। इनकी भौगोलिक संकल्पनाएं क्या क्या हैं? अरिस्टोफेन के योगदान का प्राकृतिक तत्व के वर्गीकरण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इन्होंने 1883 के भाषण में उन्होंने भूगोल की प्रकृति यानी जिसे हम कहते हैं स्वरूप तथा उसके विशेष क्षेत्र पर प्रचुर प्रकाश डाला था। भौगोलिक विचार के दृष्टि से उनकी संकल्पनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे फर्स्ट नंबर दिया गया है इसमें कि भूगोल भूतल उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित तत्व का अध्ययन करता है, ना कि संपूर्ण पृथ्वी की, यानी कि भूगोल के अभीष्ट हैं। जिसे आपका आ जाता है कि भूतल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना है जो परस्पर संबंधित होते हैं। तो ये आपका आता है सेकंड नंबर पे कि भूतल के किसी भी भाग से अध्ययन प्राकृतिक स्वरूप से प्रारंभ होना चाहिए। थर्ड नंबर कि भूगोल के सर्वोपरि उद्देश्य हैं मानव का विभिन्न स्वरूप एवं उन जैविक स्वरूपों से जो प्राकृतिक स्वरूप से जुड़े हैं, ये संबंध का अन्वेषण करना है। फिर आता है फोर्थ नंबर कि भूगोल के दो विभाग हैं। का नंबर सामान्य भूगोल और दूसरा आता है विशेष भूगोल। और सामान्य भूगोल के अंदर भूतल से जुड़े हुए हैं और अध्ययन 4 दृष्टिकोण से होते हैं, जैसे तत्व एवं तत्व समूह के सामान्य स्वरूप। फिर आता है चट्टान या वनस्पति, मिट्टी आदि कोई निर्मित है। फिर आता है तत्व या तत्व समूह के कार्यक्रमानुसार परिवर्तनकारी शक्तियाँ। और फिर आता है तत्व की गतिशीलता। तो ये आते हैं आपके अरिस्टोफेन जी के भौगोलिक योगदान। अब आपका आता है भूगोल में हेटनर जी के योगदानों की व्याख्या कीजिए। इसमें लिखेंगे कि हेटनर ने भूगोल के सभी पक्षों में जैसे प्राकृतिक मानव, आर्थिक, राजनीतिक, प्रादेशिक, भौगोलिक आदि प्रचुर योगदान दिए। इन्होंने हेटनर जी ने भूगोल को सुदृढ़ सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक आधार पर प्रदान करने में अपनी समकालीन किसी भी भूगोलवेत्ता के अपेक्षा अधिक कार्य किया है। हेटनर का सर्वप्रथम योगदान भूगोल का स्वरूप स्पष्ट करना था। इन्होंने अपनी संपादित पत्रिका भूगोल की जो है वो 1895 में प्रकाशित किया और प्रथम लेख से लेकर 1927 में पुस्तक रूप से प्रकाशित, जैसे भूगोल का उसका इतिहास, स्वरूप एवं विधियाँ तथा अन्य प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यानी कि अगर बात करें तो हम आपको जो भूगोल में सेकंड प्रश्न हमने आपको बताया था वही प्रश्न आपको यहाँ पे भी बताया गया। तो सेम आपका दोनों एक ही, यानी कि हेटनर जी के यहाँ पे योगदान के यहाँ पे और इनके योगदानों की व्याख्या, प्रश्न एक ही है बट आपको देखो आपका आंसर एक है बट प्रश्न क्या है, अलग अलग है। अब इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे प्रश्न बनाया है। तो दोस्तों यही कंफ्यूज करने वाला आपको 2 पेपर में अगर एक ही प्रश्न दे दिया जाता है और आता भी है, अगर आप देखेंगे 2018 का अगर पेपर उठाएंगे तो उसमें ये दोनों प्रश्न आपको एक ही सेक्शन में पूछा भी गया है। सेकंड प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बनाया है। तो आपका जो पहला प्रश्न दिया गया और 5 नंबर प्रश्न तो सेम प्रश्न है। तो इसी वजह से आपको जो आपको हमने सेकंड नंबर प्रश्न था वही आपका 5 नंबर भी प्रश्न है। उसके अंदर अब मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करूँगा। आता है 6 नंबर प्रश्न है कि पुनर्जागरण काल का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब इसमें आप लिखेंगे दोस्तों कि पुनर्जागृत काल भौगोलिक विचारों के विकास में एक यात्रा यानी कि खोज एवं जागरण का युग था। इस युग में यात्रा की गई तथा वेदों के व्यवहारिक अध्ययन हुआ, अतएव इसे हम पुनर्जागरण अथवा वास्तविक ज्ञान के युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में विशेषताओं जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्न वर्गों में रखी गई है। फर्स्ट नंबर दिया गया है इसमें, यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया गया है कि सामान्य वैज्ञानिक प्रगति। सेकेंड नंबर नए क्षेत्रों की खोज एवं अन्वेषण यात्राओं का विवरण आदि। थर्ड नंबर कि उपयुक्त दोनों माध्यमों के प्राप्त ज्ञान पर आधारित भौगोलिक पुस्तकों का प्रकाशन इत्यादि। यानी सामान्य वैज्ञानिक प्रगति पर प्रारंभ लियोनार्डो दा विंची जी ने बताया
ने बताया है कि इस सिद्धांत प्रतिपादित करने की पर्वत 7 समुद्रों के भीतर से उठा, यानी कोपरनिकस जी ने 1543 में बताया कि पृथ्वी सौरमंडल में केंद्रस्थ और सूर्य की परिक्रमा करती हैं। यह ब्रह्मांड के मध्य स्थित में निश्चल ग्रह नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट कि बेकन ने बताया कि किसी तत्व अथवा तथ्य को भलीभांति समझने में पूर्वाग्रह ग्रस्त मस्तिष्क सबसे बड़ा बाधक है और मानव मस्तिष्क 4 प्रकार के पूर्वग्रहों में ग्रस्त है। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर बताया गया है कि नैसर्गिक, जिसके चलते मनुष्य किसी भी सार्वभौम सत्ता को अंतिम कारक मान बैठता है। सेकेंड नंबर व्यक्तिगत, जो किसी भी मनुष्य शिक्षा, दीक्षा तथा सामाजिक संबंधों से उत्पन्न होती है। थर्ड नंबर ऐसे पूर्वाग्रह जो प्रचलित नामों से उत्प्रेरित होते हैं और किसी तत्व या वस्तु के नाम विशेष से विशेष प्रकार के स्वरूप मानस पटल पर उभरते हैं जो भ्रामक हो सकते हैं। और 4 नंबर है जो पूर्वाग्रह जो पहले से प्रचलित सिद्धांतों जैसे पृथ्वी चपटी है अथवा सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है से बनते हैं। पुनर्जागरण काल में अमेरिका की खोज तथा 1868 में यूरोप से पूर्वी द्वीपों तक पहुंचने का समुद्री मार्ग का पता लगाने के साथ हुआ है। फिर आता है भौगोलिक यात्राएं एवं उनकी विवरण। हेटनर जी के अनुसार भूगोल के पुनर्जागरण काल में प्रारंभ, यानी कि 1442 ईस्वी में अमेरिका की खोज तथा 1453 ईस्वी में यूरोप से पूर्वी द्वीपों तक पहुंचने की समुद्री मार्ग से पता लगाने के साथ हुआ है। और इन्हीं खोजों के पश्चात अनेक छोटे अन्वेषणों के द्वार खुला, जिसमें 16वीं शताब्दी के मध्य तथा कम से कम पृथ्वी की रूपरेखा में स्पष्ट हुई है। उसके बाद फिर आता है मानचित्र का निर्माण। मानचित्र का निर्माण में लिखेंगे कि पृथ्वी की टालेमी एक चाक के सुदृश्य चिपटा न दिखाकर एक ग्लोब के रूप में दिखाने एवं श्रेय मार्टिन बैहम को जाता है। इस ग्लोब की एक महत्वपूर्ण कमी वही थी कि इसमें एशिया के पूर्वी तट वहाँ दर्शाया गया था जहाँ अमेरिका के पूर्वी तट है। पहला मानचित्र जिसमें अमेरिका को एक अलग महाद्वीप के रूप में दर्शाया गया, यह मार्टिन वाल्डजी मूलर द्वारा 1507 ईस्वी में तैयार किया गया था। तो इस युग में मानचित्र के क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपलब्धि मार्केटर प्रक्षेप का रचना थी। फिर आता है भौगोलिक आकृतियाँ। अन्वेषण यात्राओं के परिणामस्वरूप नवीन ज्ञान के आधार पर नवीन भौगोलिक कीर्तियाँ की रचना हुई। सबसे पहले पीटर एपियन ने 2 पुस्तक लिखी। फर्स्ट नंबर एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम, जिसमें खगोलीय आंकड़े एकत्रित किए गए थे। सेकंड नंबर आता है कि कॉस्मोग्राफिकस लिबरस, जो 1524 में प्रकाशित हुई। इसमें भूगोल से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले भौगोलिक तथ्यों का वर्णन मिलता है। इन्होंने भी टालमी एवं स्ट्रैबो के भूगोल का विश्व स्तर पर स्थलों के अवस्थित विशिष्टताएं तथा अंतर संबंधों का विवरण माना। तो इस तरीके से आपको पुनर्जागरण काल पर संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में हमने आपको बताया। तो पुनर्जागरण काल में ये चीज़ें आपको दर्शाई गई थी जो आपको हमने इस प्रकार आपको बताया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। उसका भी आपका था सेक्शन सी में आपका जो है खंडसा में केवल 2 प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 5 शब्दों में देना है। 7 नंबर प्रश्न है कि वाइटल डी ब्लास के भौगोलिक योगदान का वर्णन कीजिए। और फिर 9 नंबर प्रश्न कि भूगोल में द्वितीय विभिन्नता के अवधारणा की व्याख्या कीजिए। 10 नंबर कि मैकिंडर के भौगोलिक योगदानों को संक्षेप में बताइए। और 11 नंबर प्रश्न कि भूगोल में यूनानी भूगोलवेत्ता के योगदानों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके सारे प्रश्न आपको था दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की क्लास दोस्तों बस यहीं तक। और इसका जो लॉन्ग आंसर का प्रश्न है वो मैं आपको अलग से वीडियो बना देंगे जो कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। और 2-2 प्रश्न करके हम अलग से वीडियो बना देंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी, आपको क्लास भी बोरिंग महसूस नहीं होगी। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो तक जरूर इंतज़ार करें। और इसी के साथ अगली वीडियो में आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।